गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग 25 जून की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़ से। हमारी फर्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? हमारी फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, एक बुक रिलीज हुई है बच्चों। एक बुक रिलीज करी है किसने? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम है वीआईपी कल्चर इन इंडिया। वीआईपी कल्चर इन इंडिया। इस बुक को किसने लिखा है? श्री नबम रीबा। ही इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने इस बुक को लिखा है। इसके को ऑथर हैं संदीप कुमार इज द को ऑथर। इनके साथ मिलकर इन्होंने ये बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? वीआईपी कल्चर इन इंडिया। ठीक है। और इसको रिलीज किसने करा है? सीपी राधाकृष्णन ने। कहां से? एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन ने एक बुक रिलीज करी जिस बुक का नाम वीआईपी कल्चर इन इंडिया है। इस बुक को लिखा है नाबम रीबा ने एंड संदीप कुमार ने। ठीक है। चलो ये हम लोग ने आ गया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा? आर्टिकल नंबर 63। क्या कहता है? वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। ठीक है। आर्टिकल 64 क्या कहता है? कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ठीक है। और इंडिया में कौन से नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है इस समय? 15th नंबर का। सीपी राधाकृष्णन इज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? बताओ सब लोग, मुझे कमेंट करना सब लोग इसको। ठीक है। आओ फिर हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट कौन है। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू। शी बिलोंग टू दी संथल ट्राइब। ठीक है। आर्टिकल 52 क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है। और एक सेकेंड, जो हमारे यहाँ दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा का हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, सॉरी। राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा में जो मीटिंग को हेल्ड करता है वो कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर ये लोकसभा का स्पीकर होता है जो मीटिंग को स्टार्ट करेगा, फिनिश करेगा, जो कोई नया मीटिंग में इशू होगा वो लेकर आएगा। कौन होता है? स्पीकर। और स्पीकर प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला। ठीक है। ओम बिरला इज दी स्पीकर एट प्रेजेंट। ठीक है। और फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ब्रिक्स हेड ऑफ स्टेट एजेंसीज मीटिंग हुई है कहां पे? बेंगलुरु में। इसको होस्ट किसने किया है? इसरो ने। देखो बच्चों, जो ये ब्रिक्स नेशन में जितनी भी कंट्रीज हैं, इन सब की अपनी अपनी एक स्पेस एजेंसीज हैं। तो इनकी स्पेस एजेंसी के जो हेड होंगे वो सब इस मीटिंग में आए हैं। वो सब इस मीटिंग में आए हैं क्या डिस्कस करने? स्पेस के बारे में, कि कैसे हम लोग अपने स्पेस में चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी क्या होता है कि जब हमारे स्पेस, ये अर्थ है, ये अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ है एटमॉस्फेयर की। इसके बाद आउटर स्पेस शुरू हो जाता है ना। तो जब हम लोग यहाँ से मिशन लॉन्च करते हैं स्पेस में, जैसे सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च करी, अब सैटेलाइट जब तक वर्किंग है तब तक तो ठीक है, पर जब सैटेलाइट कुछ समय बाद वर्किंग नहीं होती तो सैटेलाइट यहीं स्पेस में रह जाती है। तो ये क्या बन जाती है? दिस बिकेम द स्पेस डेब्रिस। ये स्पेस डेब्रिस बन जाती है। जब ये स्पेस डेब्रिस बन जाती है तो क्या होता है? स्पेस डेब्रिस बन जाएगी तो स्पेस में तो कोई सिविलाइजेशन है नहीं अभी तक। तो इसमें दिक्कत क्यों आ रही? वहां तो कूड़ा फेंक ही सकते हैं। इसमें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जब यहाँ पे कूड़ा हो गया, आपने डेब्रिस, कूड़ा, गंदगी मचा दी, अब आप जब दूसरी सैटेलाइट दोगे तो चांसेस है कि जो नई सैटेलाइट है इससे पुरानी सैटेलाइट आके भिड़ जाए, या नई वाली सैटेलाइट पुरानी सैटेलाइट में जाके टकरा जाए। तो क्या होगा? आपकी नई सैटेलाइट भी डैमेज हो जाएगी। या आपने कोई स्पेस से मिशन भेज रहे हैं रॉकेट से, और एकदम से उसके सामने ये डेब्रिस आ जाए पुरानी सैटेलाइट का, तो उससे क्या होगा? वो मिशन आपका, स्पेस का रॉकेट टूट जाएगा और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स लोग की जान चली जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग को इस डेब्रिस को कम करना है। ठीक है। हम लोग को स्पेस में जाना है। स्पेस में जाने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, पर हम लोग को स्पेस में जाना है एक सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल तरीके से, जैसे आजकल क्या है, सब लोग माउंटेन्स, पहाड़ में घूमने जाते हैं और वहीं पे कूड़ा फेंक देते हैं। आप पहाड़ घूमने जाओ, पहाड़ घूमने के लिए ही है, पर वहां पे आप गंदगी मत मचाओ। तो वही चीज ये सारे ब्रिक्स नेशन की जो स्पेस एजेंसीज हैं, इनके हेड बोल रहे हैं कि हम लोग को ऐसा तरीका ढूंढना है कि आउटर स्पेस में हम लोग कूड़ा नहीं फेंके, या कम से कम कोशिश करें जितनी गंदगी है उसको हम लोग और कम करें। ठीक है। और एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल तरीके से हम लोग स्पेस में जाएं, जिससे कभी भी इशू ना क्रिएट हो किसी नई सैटेलाइट के लिए, या नए रॉकेट के लिए, या नए मिशन के लिए। ठीक है। क्लियर है। फिर इसके बाद ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं
कि हमको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जितने भी ब्रिक्स के नेशन हैं, जैसे रशिया है, इंडिया है, सबकी अपनी अपनी सैटेलाइट्स है। अब अगर ये सारी सैटेलाइट्स मिल के काम करेंगी तो क्या होगा, काम इजीली होगा और बहुत अच्छे से होगा। एक हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, वही वाला। सारे नेशन की सैटेलाइट एक साथ मिलके अगर किसी डेटा पे काम करेंगी तो वो डेटा इजीली हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि हम लोग उन सैटेलाइट पे काम करेंगे, ठीक है, मिलके। ठीक, फिर हम लोग को स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करना है। स्पेस इकोनॉमी कैसे? जैसे क्या कहते हैं, एक हम लोग ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ऑफ इलॉन मस्क, ये आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब आप लोग कहीं भी जाओ, देखो सैटेलाइट तो पूरे अर्थ को कवर कर रही है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, तो आप लोग पूरे अर्थ में कहीं भी होगे सैटेलाइट का सिग्नल आप तक पहुंचेगा। तो ये नहीं होगा कि आप किसी एरिया में गए वहां पे सिग्नल नहीं, नहीं, आपको हर जगह सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो लोग इसके चार्जेस ज्यादा हैं, तो लोग इसके लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे लेने के लिए, क्योंकि लोगों को इंटरनेट हमेशा चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, आप पैसा दे रहे हो इसको, तो इससे स्पेस इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। फिर आजकल जो बड़े बड़े मिलेनियर्स है, बिलेनियर्स है, सब क्या करते हैं, ये लोग स्पेस में रॉकेट में बैठ के जाएंगे आउटर स्पेस के पास से, फिर यहां से घूम के वापस आ जाएंगे नीचे। क्यों? क्योंकि इन लोग को स्पेस देखना है अपनी आंखों से, तो ये भी तो पैसा दे रहे हैं यहां जाने का। तो इससे क्या हो रहा है, आपके इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं उसको घूमने के लिए। तो हम लोग को स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करना है, ठीक है। ये इंडिया का स्टैंड था। मीटिंग कहां पर हुई है? बेंगलुरु में। किसने होस्ट करा है? इसरो ने। इज होस्टेड बाय इसरो, ठीक है। देखो, कोलैबोरेटिव स्पेस रिसर्च अमंग ब्रिक्स नेशन, ठीक है। कितने मेंबर्स है ब्रिक्स में? 11 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स टर्म 2001 में कॉइन की गई थी। किसमें, किसने कॉइन किया था इस टर्म को? गोल्डमैन सैच ने, ठीक है। कब? 2001 में, ठीक है। 2000, देखो यहां पे टर्म कॉइन बाय गोल्डमैन सैच इन 2001। फर्स्ट ब्रिक समिट कब हुई? 2009 में। जो फर्स्ट समिट थी दैट वाज ब्रिक, ठीक है। फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका आया तब ये बना ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ठीक है। कब बना? 2010 में, ठीक है। 2009 में इट वाज ब्रिक। क्लियर है? कितने मेंबर है? 11 नेशंस है, ठीक है। क्लियर है? बाकी डेटा देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है। और एक इंपॉर्टेंट डेटा, 40% ब्रिक्स नेशन के पास 40% ऑफ दी पॉपुलेशन है, ठीक है। जो ब्रिक्स नेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब के यहाँ जितनी पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की 40% ऑफ द पॉपुलेशन है। कितनी? 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है। चलो, फिर ब्रिक्स की एक और न्यूज आ रही है। ब्रिक्स के जो कंट्रीज है उन्होंने एक क्लीन कोल टेक्नोलॉजी पे वर्क शुरू करा है। इस क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का नाम है कोल गैसिफिकेशन। देखो, इंडिया में क्या है, कोल इज इन ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो इंडिया में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अभी भी कोल को जला के होता है। जब कोल बर्न होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ऐसे कई सारी गैसेस निकलती हैं। तो हम लोग को ये गैसेस एटमॉस्फेयर पे नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या क्रिएट करती हैं? पॉल्यूशन। तो इस चक्कर में क्या करना है हम लोग को, हम लोग ने एक नया प्रोसेस इन्वेंट किया गया, कोल गैसिफिकेशन का। इसमें क्या है कि कोल को, ये कोल है आपका, इसमें स्टीम, एयर डाल के इसको हीट करोगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, कितना? 700 डिग्रीज टू 1600 डिग्रीज। तो क्या हो जाएगा, कोल ब्रेक हो जाएगा किसमें? गैस में, गैसियस कंपोनेंट में कोल ब्रेक हो जाएगा, और इस गैस को बोलेंगे सिन गैस, ठीक है। सिन गैस किसको बोलेंगे? जब कोल को हाई टेम्परेचर पे स्टीम और एयर एंड ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट करेंगे तो कौन सी गैस फॉर्म होगी? सिन गैस। ये गैस में क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब कार्बन, इससे क्या होगा, जब ये सिन गैस होगी फिर हम इस सिन गैस को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे या अपने अदर वर्क करेंगे, तो इससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। इसीलिए लोगों का किस पे जा रहा है कि अब हम लोग को धीरे धीरे किस पे शिफ्ट होना है? कोल गैसिफिकेशन टेक्निक पे। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है, ठीक है। इसमें सिन गैस प्रोड्यूस होती है जो कम हार्मफुल है, जिसमें पॉल्यूशन कम करता है, ठीक है। एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, क्लीन एनर्जी का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। चलो आओ, एक और न्यूज आती है।
APEDA। APEDA का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह करती है जो इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्या हो रहा था अभी जापान में मैंगो गया, इसके थ्रू गया। ठीक है, कोई भी चीज अगर जाएगी एक्सपोर्ट होगी तो उसमें ये एजेंसी का रोल होगा। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम है भारतीय प्रोग्राम, ये याद रखना। ठीक है, एक भारतीय प्रोग्राम इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका क्या होता है कि इसका काम क्या है बताओ? इसका काम है कि जो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स हैं उसको इंक्रीज करना, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करेगा। कौन? AEPDA। उसके लिए उन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करा? भारतीय प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि इसका टारगेट क्या है? $50 बिलियन होना चाहिए एक्सपोर्ट का बाय 2030 तक। ये किसका टारगेट है? APEDA का टारगेट है। ठीक है, इंडिया को एग्री फूड एक्सपोर्ट जर्नी में बहुत स्ट्रांग करना। ठीक है, इनोवेटिव लेड ग्रोथ इन एग्री फूड एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड फूड, जैसे क्या हो गया पोटैटो टाइप के, इन सब के सब्जियों के एक्सपोर्ट। ठीक है, इन सब के। APEDA किसके अंडर आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप को सपोर्ट करती है और फूड इनोवेशन को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसको अपना टारगेट पूरा करना है कि 50 बिलियन का हमको एग्री फूड एक्सपोर्ट करना है। कब तक? बाय 2030 तक। ठीक है, क्लियर है ये इसमें ये एजेंसी का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका टारगेट क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्या काम करती है। ठीक, इसका प्रोग्राम है भारतीय प्रोग्राम, इसके अंडर ये एग्री फूड को प्रमोट कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम लोग अपनी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सॉइल के बारे में। ये एक स्टैटिक का टॉपिक मैंने लिया क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। देखो, पहले एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय द डिपॉजिट ऑफ रिवर। जब डिपॉजिट, एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होता है? डिपॉजिट बाय रिवर। ठीक है, ये बहुत फर्टाइल होता है, रिच इन पोटैश होता है और लाइम। कहाँ पे फाउंड होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स पे। ठीक है, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और ये 40% ऑफ द इंडिया का एरिया कवर करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी राई क्रॉप्स होते हैं? राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेज होती हैं इसमें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है ब्लैक सॉइल। ये कैसे आया था बच्चे? लावा से। लावा जब कूल डाउन हुआ वहां से उसका ब्रेक डाउन हुआ, वहां से आया। ये हमारे डेक्कन प्लेटू के रीजन में मिलता है। ये लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम में, इसकी कंटेंट में लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम बहुत हाई क्वांटिटी में है। कौन से एरिया में मिलेगा? महाराष्ट्र, MP, गुजरात के कुछ कुछ एरिया में मिलेगा। इसमें कौन कौन से क्रॉप होते हैं? कॉटन, बाजरा, ऑयल सीड्स, ये सारे क्रॉप्स इसमें होते हैं। फिर आता है हमारा रेड सॉइल। ये क्रिस्टलाइन रॉक से बना होता है। ठीक है, रेड कलर इसका क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड से। ठीक, ये कहाँ पे? सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में मिलता है। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? मिलेट्स होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं, टबैको होता है। टबैको बच्चा एक याद रखना, टबैको पोर्टुगीज लेकर आए थे अपने साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट सॉइल है हमारा लेटराइट सॉइल। ये हाई रेनफॉल रीजन में होता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई होती है, जहाँ पे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स पे होता है। हैं, जैसे टी, कॉफी, कैश्यू, रबड़, कोकोनट, स्पाइसेस यहीं पे इसी सॉइल में उगती है, लेटराइट सॉइल में। ठीक है, देखो एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स होते हैं, खंदर एंड भंगर। जो खानदर होता है ये न्यू टाइप का होता है। जैसे रिवर आ रही है, रिवर अपने साथ थोड़े थोड़े सॉरी सैंड पार्टिकल्स, मिनरल्स, क्यों? क्योंकि रिवर बड़े बड़े पहाड़ों से जब रिवर टकरा रही है तो इनको ब्रेक डाउन कर करके ला रही है, फिर ला के ये एक जगह यहाँ पे डिपॉजिट करती जा रही है। तो ये फ्रेश, ये कंदर होगा। और बांगर मतलब ओल्ड डिपॉजिट, जो इससे पहले जब रिवर बहती थी तो वो जो डिपॉजिट लेकर आती थी वो होगा बंदर। ठीक है, ये कांदर जो है इट इज अ मोर फर्टाइल देन भांगर। भांगर से ज्यादा फर्टाइल कौन होता है? कांडर। ठीक है, 40% ऑफ इंडियन टोटल राइस, व्हीट, मेज, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ऊपर जो था वही ये सेम है। ब्लैक एंड रेड सॉइल का भी देख लो, यहाँ पे डेटा है। आंध्र प्रदेश, इसमें रेड सॉइल तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। ठीक ठीक, लेटराइट सॉइल कंडीशन ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू द लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, टी, कॉफी, कैश्यू नट, रबड़, कोकोनट एंड स्पाइसेस होती है। वेस्टर्न घाट उड़ीसा, असम, मेघालय में भी मिलता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, फास्फोरस नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, इसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक,
ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम लोग। देखो, सी डॉट ने पार्टनरशिप करी किसके साथ? आईआईटी हैदराबाद के साथ। सी डॉट हैड पार्टनरशिप विद आईआईटी हैदराबाद, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इसने पार्टनरशिप किसके साथ करी? आईआईटी हैदराबाद के साथ। किसके लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज हमारे लिए इतनी। ठीक है, देखो, फोर्थ सच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इससे पहले कहां पे सेलिब्रेट हुआ, कहां पे बना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम वायरलेस कम्युनिकेशन एंड कटिंग एज नेटवर्किंग सोल्यूशन। मतलब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनेगा, ये रिसर्च करेगा किस पे? और अच्छे टेलीकम्युनिकेशन पे। ठीक है, और अच्छे वायरलेस कम्युनिकेशन पे। जैसे हम लोग आज फोन से एक दूसरे से बात करते हैं, वायरलेस, वायर तो है नहीं, पर पहले में टेलीफोन में वायर होती थी। ठीक है, तो ये और इस चीज को स्मूथ करेगा और इस चीज को बेटर करेगा। ठीक है, नए नए इनोवेशंस करेगा इसमें। इसके लिए इन्होंने क्या करा? एक सेंटर खोला है। सेंटर मतलब आईआईटी हैदराबाद के कैंपस के अंदर एक अलग से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट खोल दिया गया है सी डॉट ने। सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने। कहां पे? आईआईटी हैदराबाद में। पहला सेंटर कहां खुला था? आईआईटी कानपुर में। सेकंड आईआईटी गांधीनगर, थर्ड आईआईटी रुड़की। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम लोग। देखो, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 10th एपेक्स लेवल मीटिंग करी है एनकॉर्ड की। किसकी? एनकॉर्ड की, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। एनकॉर्ड क्या होता है? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसकी 10th मीटिंग हुई है। किसने होस्ट करा है? अमित शाह। ही इज द यूनियन होम मिनिस्टर और यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर। कौन है? अमित शाह। इस मीटिंग का एम क्या है? कि ड्रग को रोकना इंडिया में, ड्रग फ्री इंडिया का सपना है। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल से रिलेटेड है। कहां पर हुई है? दिल्ली में हुई है। ठीक है, एंटी ड्रग पॉलिसीज एंड इन्फोर्समेंट अक्रॉस इंडिया। एंटी ड्रग पॉलिसी मतलब एनकॉर्ड जो है, होम मिनिस्टर ने 10th एपेक्स लेवल की मीटिंग हुई है एनकॉर्ड की। एनकॉर्ड का क्या फुल फॉर्म है? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसकी 10th मीटिंग किसने होस्ट करी है? अमित शाह ने। किस लिए है ये? फॉर ड्रग फ्री इंडिया, इंडिया को ड्रग फ्री करने के लिए। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हुई है टेक्सटाइल समिट 2026। कहां पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली पे में क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर एक नई बिल्डिंग स्टार्ट हुई जिसका नाम है भारत मंडपम। भारत मंडपम, वहीं पे न्यू दिल्ली में ये सारी चीजें इवेंट हो रहा था। तो भारत मंडपम में जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने टेक्सटाइल समिट वहां पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्यों टेक्सटाइल? देखो, टेक्सटाइल में क्यों समिट एकदम से स्टार्ट करी? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि टेक्सटाइल जो है किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल एक लेबर इंटेंसिव, मतलब बहुत लेबर चाहिए रहता है, और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट वालों को हम लोग इधर टेक्सटाइल में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा? इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और टेक्सटाइल सेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी सबसे अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ है? बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब जगह पे। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बांग्लादेश में अपने सामान को बनवाती है, टेक्सटाइल बनवाती है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में लेबर चीप है। अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री निकले, किसमें? टेक्सटाइल सेक्टर में। इसीलिए इंडिया ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। ठीक है, टेक्सटाइल समिट 2026 कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। एम टू बूस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड शोकेस इंडिया स्ट्रेंथ इन ग्लोबल टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, एशिया में भी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल सेक्टर कहां पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी बांग्लादेश से। बांग्लादेश बिकेम द 27th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखो क्या हुआ, जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, इसके जब 50 इयर्स कंप्लीट हुए, तो उस 50 इयर्स के कंप्लीशन होने पे पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, IBCA। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च इन अप्रैल 2023।
ठीक है, क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर ने 50 इयर्स कंप्लीट कर लिए थे। 1972 में क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर को, टाइगर की पॉपुलेशन एकदम से कम हो रही थी, तो उनको बताने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो वहां से 50 इयर्स जब कंप्लीट हुए प्रोजेक्ट टाइगर के, तो पीएम मोदी ने इस ओकेजन पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। ठीक है, इसमें 27th मेंबर कौन बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कल इसको, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा। इस ऑर्गेनाइजेशन में 7 बिग कैट कौन सी होती है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। इन सारी बड़ी 7 बिग कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, एक चीज और जानो बच्चे, इसमें से इंडिया में सिर्फ 5 मिलती हैं। टाइगर मिलेगा, लायन मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, स्नो लेपर्ड मिलेगा और चीता मिलेगा। बाकी इंडिया में जैगुआर नहीं मिलता है और प्यूमा नहीं मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया में। कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट एंड देयर हैबिटेट ग्लोबली एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। किसका? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 23 अप्रैल। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। क्यों किया था? बिकॉज टाइगर प्रोजेक्ट को 50 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, चलो एक न्यूज है, शायद लास्ट न्यूज है। आईएनएस तरकस कंक्लूड्स पोर्ट कॉल एट मॉरिशस। देखो, इंडिया का एक आईएनएस है जो एक फ्रिगेट है। ठीक है, इसने पोर्ट कॉल कंप्लीट किया। देखो बच्चा, पोर्ट कॉल क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारे ओशन में शिप्स होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये इंडिया का शिप है, अब इंडिया का फ्रेंड है मॉरिशस। अब इंडिया के शिप में मान लो एकदम से कुछ इशू आने लगा। ठीक है, तो अब इंडिया यहां पर है मान लो, और मॉरिशस यहां पर है, तो इसके लिए पास जाना कहां पड़ेगा? आसान, यहां से मॉरिशस जाना पास होगा। इंडिया के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, पता नहीं वहां तक जा पाए ना जा पाए, क्योंकि शिप में कुछ इशू आ गया है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये मॉरिशस के जो पोर्ट होगी वहां से बात करेगा और ये मॉरिशस चला जाएगा, इस रिपेयर को सही करेगा, फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं पोर्ट कॉल। देखो, या तो खाने में खाना खत्म हो गया हो, या कोई मेडिकल हेल्प हो, या शिप में कोई इशू आ रहा हो, इन सब के लिए पोर्ट कॉल होती है। ठीक है, पोर्ट कॉल मतलब पोर्ट में कॉल कर दिया कि भाई हम आ रहे हैं, हमारे शिप में कुछ इशू आ रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ओशन में आप किसकी हेल्प लोगे? सब जगह तो पानी ही पानी है। ठीक है, चलो, तो आईएनएस तरकस क्या है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, और कौन सी क्लास का? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑफ तलवार क्लास। आईएनएस तरकश कौन सी क्लास का है? तलवार क्लास का है। किसने बिल्ड करा था इसको? रशिया ने। ठीक है, ये कहां पे इसका डिप्लॉयमेंट था? साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में डिप्लॉयमेंट था। ठीक है, इसका वहां पे कुछ इसमें कुछ खाने का कुछ इशू आया होगा, अभी वो इशू क्लियर नहीं है, तो इसने पोर्ट कॉल अपना कंप्लीट करा और ये मॉरिशस गया, वहां पे थोड़ा रुका, और वापस ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन पे अपनी अपनी ओरिजिनल जगह आ गया। ठीक है, आईएनएस तरकश बच्चा 2015 में राहत चलाया गया था, ऑपरेशन राहत, इंडियंस को बचाने के लिए जो यमन में फंसे हुए थे, जब वहां पे वॉर स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे किस आईएनएस को यूज किया गया था? आईएनएस तरकश वाज यूज्ड इन दैट। ठीक है, इंडिया मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है, नेवल, ठीक है, ये सब चीजें अपना देख लो। ठीक, हाँ, और जरूरी नहीं बचा कि कोई इमरजेंसी के टाइम भी पोर्ट कॉल हो, ये भी जान लेना। पोर्ट कॉल का मतलब क्या है कि ऐसे मान लो शिप जा रहा है, अब इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है मॉरिशस, तो इसमें जो शिप का कैप्टन होगा उसको जो है हमारी कंट्री से आएगा कि देखो सामने वाली कंट्री हमारी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरा उससे जाके आप मिल आइए। ठीक है, तो आप मॉरिशस से जाके आप मॉरिशस के गए, वहां पे आप जो उसके पोर्ट में जो उनका हेड होगा नेवल से, आप उनसे मिले, आपने बात करी, आपने अपने व्यूज शेयर करे कैसे हम लोग को इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को, ये सब, तो उसलिए भी पोर्ट कॉल हो सकती है। ठीक है, एक बार तुम लोग देख लेना समरी क्या है। ठीक है, क्लियर है? बाकी समझ आया हो तो प्लीज डू लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो और फर्दर अपडेट लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं फिर कल। बाय बाय, गुड नाइट।